हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा लक्ष्य सीरीज जो चल रहा है यूपी टेट के लिए, और यूपी टेट का जो एग्जाम है जुलाई में प्रस्तावित है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारा एनवायरनमेंट का जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, आज हम कराएंगे। तो 2011 से लेकर अभी तक जितने भी PYQs हो चुके होंगे उन्हें हम यहाँ सॉल्व करेंगे तथा आपको बताएंगे किस तरीके से आप एग्जाम हॉल में कुछ गलतियों को कम करके एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। हम एलिमिनेट मेथड को बताएंगे, कुछ हम बेसिक फैक्ट्स को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो देर ना करते हुए अपने 2011 के जो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यह 121 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है, यानी कि 2011 में 121 नंबर पे जो क्वेश्चन था और वहां से एनवायरनमेंट स्टार्ट हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया गया है वायु, दूसरा दिया गया तालाब, तीसरा दिया गया जल और चौथा दिया गया है मृदा। तो इसका जो सही आंसर होगा तालाब। तो एक छोटा सा फैक्ट देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का सीधा सा मतलब होता है जैविक और अजैविक जो घटकों के मध्य संबंध होता है, उसे ही इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैविक और अजैविक के मध्य संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो तालाब में अगर देखेंगे, एक तालाब होता है, तालाब में क्या होते हैं, जैविक घटक में क्या क्या आएंगे। जैविक घटक में मछली आ जाएगी, मछली, मेढक, पेड़ पौधे, ये क्या होंगे, ये तालाब का जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं। और इस तालाब में सूर्य द्वारा जो प्रकाश मिलता है, इससे यहाँ पे तापमान, आर्द्रता, जो इस मछली या मेढक या पेड़ के लिए बहुत लाभदायक होता है या उसके ग्रो के लिए आवश्यक होता है, ये क्या होता है, ये तापमान, आर्द्रता अजैविक घटक है, अजैविक घटक, अजैविक घटक। यानी कि ये अजैविक घटक और ये जैविक घटक के मध्य एक संबंध बन जाता है तालाब के अंदर, और ये संबंध जो होता है एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। इसीलिए जो तालाब है एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इससे संबंधित थोड़ा सा कुछ फैक्ट और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछता भी है। तो आइए देखते हैं क्या है जो पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित। वह फैक्ट ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, या पारिस्थितिकी जो तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक इफेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक थे ओडम। और इसी के साथ एक शब्द और पूछता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लगातार अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ये है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये शब्द किसने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ये शब्द किसने दिया था, ये शब्द किसने दिया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उसका नाम था टांसले। टांसले जी पारिस्थितिकी तंत्र के जो है इसका शब्द दिए थे। तो लगातार एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन सा जीवी कारक नहीं है, कौन सा जीवी कारक नहीं है। एग्जाम देते समय नहीं है इसको बहुत ही विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं और व्यक्ति क्या करता है, जीवी कारक है पढ़ के पहला ही आंसर लगा देगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए कि कौन सा इसमें जीवी कारक नहीं है। तो आप जीवी कारक मतलब जीविक घटक,
एक होता है, आप पढ़े होंगे, जीव, एक होता है निर्जीव। तो जो जीवित घटक होते हैं उन्हें बोलते हैं जीवी कारक। जीवित घटक में क्या आते हैं? जीवित घटक इसमें क्या आते हैं? इसमें आ जाएंगे पेड़ पौधे, आपके पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु या जानवर जिन्हें बोलते हैं जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, और दूसरा जो होता है उसे बोलेंगे जीवी कारक, निर्जीव, आजीवित का घटक, आजीवी घटक, आजीवी घटक, आजीवी घटक। आजीवी घटक में आपका जो जीवित घटक नहीं होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, जैसे आपका आ जाता है, इसमें है आजीव, जैसे आपका यहां पर दिया गया है प्रस्तर, ठीक है। तो आपका जीवित घटक, जीवी का कारक क्या है? तो जीवी कारक आपका इसमें है पेड़ पौधे, एनिमल्स और सूक्ष्म जीव। तो इसमें पूछा क्या है? जीवी कारक नहीं है, तो आपका सही जो आंसर होगा नहीं, इसका मतलब आपका पत्थर। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं 124 नंबर। इसमें दिया गया है कि अन्य मृत जीवों पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पैरासाइट, बी ऑप्शन दिया गया है डिकम्पोजर, सी ऑप्शन दिया गया है स्कैवेंजर, डी दिया गया है ओमनीवोरस। तो इसका सही जो उत्तर होगा स्कैवेंजर। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा इनके तथ्यों को भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीवित जीव पर या उसके अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। इनके उदाहरण है मलेरिया, परजीवी, या जू आप सुने होंगे, जू। दूसरा डिकम्पोजर अपघटक होते हैं। अपघटक वे जीव होते हैं या जो किसी मृत पौधे या जानवरों को सरल जैविक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। जैसे आप चींटी देखे होंगे, चींटी या बैक्टीरिया, ये क्या करता है? किसी भी जो पदार्थ होता है उसे सरल पदार्थों में विघटित करके उसे एनवायरनमेंट में डिकम्पोज कर देता है, यानी कि एनवायरनमेंट में मिला देता है। आप चींटी को देखे होंगे, कोई पदार्थ होता है मिट्टी पे गिरा हुआ होता है, उसे धीरे धीरे डिकम्पोज करके वह एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से मिला देता है, यानी कि मिट्टी में पूरा वह मिल जाता है और पता तक नहीं चलता है। इसके बाद स्कैवेंजर भी एक प्रकार से, इसका जो आप अगर हिंदी अगर आप जानते हैं स्कैवेंजर को क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर को बोलते हैं मृत भक्षी। क्या बोलते हैं? मृत भक्षी, यानी कि मृत भक्षी, हिंदी इसका है मृत भक्षी। तो नाम से स्पष्ट है, या मृत जीव या जंतुओं का भक्षण करता है, या पूरी तरीके से उसको पोषण तो प्राप्त करता है, लेकिन वह पूरी तरीके से उस जंतु को जो मृत हो गया है उसे खत्म नहीं करता है, यानी कुछ पोषण प्राप्त कर लेता है, जैसे लगड़बग्घा हो गया, गिद्ध हो गया, फिर उसके बाद उसे छोड़ देता है। फिर उसके बाद जो डिकम्पोजर होते हैं उसे धीरे धीरे एनवायरनमेंट में मिलाने का काम करते हैं। और पैरासाइट के बारे में आप जान ही गए। ओमनीवोर आप जानते ही हैं। ओमनीवोर क्या होता है? वे जीवा जंतु जो एनिमल्स और पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं उसे बोलते हैं ओमनीवोरस। तो आपका सही जो उत्तर इसमें जो बता दिया है वो होता है स्कैवेंजर, यानी कि अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है स्कैवेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिया गया है 125 नंबर पे कि सीएनजी क्या है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप जो है, इसका जो सही उत्तर होगा इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एक सीएनजी है, हो सकता है आपसे एलपीजी भी पूछ ले। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और थोड़ा सा इनमें कुछ घटक पाए जाते हैं सीएनजी और एलपीजी में। सीएनजी में जो पाया जाता है गैस, उसमें होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन, CH4।
मीथेन। और आपका एलपीजी में जो गैस पाया जाता है, जो घटक पाया जाता है, उसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ब्यूटेन। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एलपीजी में पाए जाने वाले दो या कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उसमें ऑप्शन दे सकता है मीथेन, दूसरा ऑप्शन दे सकता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। तो आपका अगर एलपीजी होगा तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन पाया जाता है, अगर सीएनजी के बारे में पूछेगा तो आप उसमें मीथेन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण की देखभाल करती है। मतलब इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का नाम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सी संस्था पर्यावरण सुरक्षा की विश्व में की बात कर रहा है, पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है। पहला ऑप्शन है WWF, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है पेटा यानी PETA, तीसरा ऑप्शन यूएन नहीं, यूएन नहीं, UNEP यहां पे होना चाहिए, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या UNEP? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा इन चारों में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई, कभी कभी पूछ सकता है यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनईपी जो आपका है, यूएनईपी इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था, यूएनईपी की स्थापना आपका हुआ था 5 जून 1972 और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या। तो कभी कभी यूएनईपी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूएनईपी की जो स्थापना कब हुआ था, 5 जून 1972, आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। और 5 जून जो आप देख रहे हैं, 5 जून इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, नहीं किस डेट को मनाया जाता है, वो डेट होगा 5 जून और हेडक्वार्टर पूछ सकता है नैरोबी, नैरोबी केन्या इसका हेडक्वार्टर है। और भी इसमें है, इसका WWF का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और पेटा जो है इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटनाशकों के लिए अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, सॉरी, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, टू मच यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड विल कॉज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप देखिए, पहला है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, सी नंबर पे जल प्रदूषण, इसमें से सभी। तो कीटनाशियों, इंसेक्टिसाइड्स के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, आप वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सॉरी इसमें सभी। तो इसका जो सही उत्तर है होगा जल प्रदूषण। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर इंसेक्टिसाइड जो होते हैं अगर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए, मान लीजिए खेत है, खेत में अगर इस्तेमाल कर दिया जाए या कोई किसी स्थान पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, खेत में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगातार खेत में इस्तेमाल करने से जो पानी रिस के अंदर जा रहा है, ग्राउंड वाटर जो आपका होगा, जो भूमिगत जल होगा, वो क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, यानी कि आपका जल प्रदूषण हो रहा है। अगर इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो जहां पे इस्तेमाल किया जाएगा उसका पानी रिस कर तालाबों में जाएगा, तालाबों में जाएगा, झीलों में जाएगा,
नदियों में जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो जल है इनके जल भी कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण अत्यधिक होने की संभावना होती है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वाटर पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। जो जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है, जो जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है। तो इसका सही उत्तर जो है, हाइग्रोस्कोपिक लवर क्या करता है, या वायु से नमी को धारण कर लेता है। ये जो लवण होता है वायु से नमी को धारण कर लेता है, इसलिए हाइग्रोस्कोपिक लवण जो है इस जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। या 129 नंबर क्वेश्चन है और यहां पे दिया गया है क्वेश्चन कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए एक प्रयुक्त पद क्या होता है। आप अगर एनवायरमेंट पढ़े होंगे तो वहां पे एक होता है जैव विविधता का संरक्षण। क्या होता है, एक टॉपिक आता है जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण हम किस तरीके से करते हैं, इसको दो तरीके हैं। एक स्वस्थाने संरक्षण, एक होता है आपका अपस्थाने, अप मतलब बाहर, अपस्थाने संरक्षण। तो उसी से क्वेश्चन बना हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में, उनके ही प्राकृतिक वातावरण में, अगर उनके ही प्राकृतिक वातावरण में किसी का संरक्षण करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, स्वस्थाने। तो स्वस्थाने कहाँ है, यहाँ पे है। तो आपका जो सही उत्तर होगा इसका इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थाने संरक्षण। तो थोड़ा सा देख लेते हैं स्वस्थाने में क्या क्या आता है। स्वस्थाने में देखो, जो उसी स्थान पे मतलब जहां वो प्राकृतिक वातावरण है उसी स्थान पे उनका संरक्षण कर दिया जाए तो स्वस्थाने हो जाता है। जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। लेकिन अगर किसी चीज को आप कहीं और ले जाकर भी संरक्षित कर देते हैं, जैसे आप चिड़ियाघर बनता है, चिड़ियाघर कहीं खुल जाता है, जानवर आते हैं ले जाकर वहां संरक्षण कर दिया जाता है। पवित्र उपवन हो गए, आपका जीन बैंक हो गया, तो ये सब क्या होंगे, मतलब अपस्थाने संरक्षण उन्हें बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 130 नंबर, यहां दिया है सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन डी भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पृथ्वी पर जो ये अर्थ है इस पे टेम्परेचर में वृद्धि। अगर टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा इसमें कौन सा कारण है, इसमें आप पहले दिया गया जल प्रदूषण, बी दिया गया मृदा प्रदूषण, सी दिया गया वायु प्रदूषण, डी दिया गया ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण कैसे होगा, आप देखते हैं कि पृथ्वी का अर्थ है, पृथ्वी पे अनेक प्रकार के गैसें जैसे निकल रही है, वाहनों से गैसें निकल रही हैं, वाहनों से कौन कौन सी गैसें आपको निकलती है, CO2 निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, और भी कई गैसें आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये सब क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना देते हैं, ऐसे आवरण बना लेंगे। और जब ये आवरण बना लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो सूर्य जो हमारा है, सूर्य से आने वाला जो लघु तरंग विकिरण है ये पृथ्वी पे तो आ जाता है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाला जो दीर्घ विकिरण तरंग है वह बाहर नहीं जा पाता, वह इसी में ऐसे रिफ्लेक्शन होता रहता है
और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है और विश्व उष्णन का कारण बनता है। तो ये सब किस में हो रहा है, वायु में हो रहा है। वायु में तो गैसें सभी यहाँ पे फैल जाते हैं और ये गैसें क्या करती हैं, जो फैल जाती हैं एक प्रकार से ग्लास का काम करती हैं और जो हमारा जो पृथ्वी से दीर्घ तरंगे निकल रही हैं, दीर्घ विकिरण तरंगे निकल रही हैं, उनको वायुमंडल में जाने नहीं देती। तो यह कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग का और उसका मेन कारण है वायु प्रदूषण। तो क्या कारण है, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागर पृथ्वी के पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया हुआ है, जो लगभग है, तो बचपन से पढ़ते आए 3/4 जो पार्ट होता है, 3/4 जो हिस्सा होता है वह क्या है, जल से ही घिरा हुआ है पृथ्वी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर पर। इसमें दिया गया है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट एक प्रकार से निक्षेपण आकृति है। आप निक्षेपण आकृतियों को पढ़ेंगे, नदी द्वारा बने कई निक्षेपण आकृतियां होती हैं, नदियां बनाती हैं, वायु बनाते हैं। तो निक्षेपण आकृति वाले चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा, आगे जब क्लासेस चलेंगी तो उसमें निक्षेपण आकृतियां बताई जाएगी। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेपण होता है, क्या होता है, जब वर्षा होती है, अगर वर्षा होती है, वर्षा के समय क्या होता है, जो लाइम स्टोन जो होता है, लाइम स्टोन का अगर लैंडस्केप होगा, तो वर्षा का मान लो ये लैंडस्केप है जो लाइम स्टोन का बना हुआ है। तो वर्षा का जल, अगर वर्षा हो रहा है ऊपर से, तो वर्षा का जल क्या होता है, रिश्ता है, रिश्ते से जमीन के अंदर जाएगा लाइम स्टोन वाले, तो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, कुछ आकृतियां बन जाती है, एक आकृति ऐसे बन जाती है, एक आकृति ऐसे बन जाती है। तो इन आकृतियों में जो ये ऊपर वाली आकृति होती है लाइमस्टोन वाले लैंडस्केप में, अगर ये ऊपर वाली आकृति होती है, इसे बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट। और जो ये नीचे वाली आकृति बनती है उसे बोलते हैं स्टेलेग्माइट। क्या बोलेंगे, स्टेलेग्माइट। तो ये लाइमस्टोन जो लैंडस्केप होता है वहां बनता है, और स्टेलेक्टाइट, तो इसका सही उत्तर जो है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। निक्षेपण किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। निम्न से कौन सा वायु प्रदूषण का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, वायु प्रदूषण का। धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस। तो इसमें जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि आप देखते हो दिल्ली में जब बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, तो वहां पे कुहासा बहुत बनता है, धुआं बनते हैं। तो वाहनों से भी बताया है कि वाहनों से निकलने वाले गैस जो होते हैं वो भी वायु प्रदूषण के कारण है। जलती हुई लकड़ी और चारकोल, इससे भी जो गैस निकलता है वो भी वायु प्रदूषण का कारण है। तो आपका जो सही उत्तर इसमें यही है कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत तथा दूसरे देश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। जो नियम बनाए गए हैं वो किसके प्रयोग को रोकता है, वह प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं कि विश्व उष्मायन, यानी कि इसको भी बताया गया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न से कौन सा एक कारक है। कौन सा कारक, आप देखिए, वाहनों से निकलने वाली गैसें, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैसें, भट्टियों से निकलने वाली गैसें, या रसोई गैस, गैसेस फ्रॉम द कार्स। तो इसमें क्या दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के ग्लोबल विश्व उष्मायन के लिए निम्न से कौन सा एक कारक है। तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं। भट्टियों से निकलने वाली गर्म गैस कोई ऐसा कारण नहीं होगा विश्व उष्मायन का। पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से कौन सी गैस निकलती है, पेड़ पौधे हमारा ऑक्सीजन को लेते हैं, O2 को छोड़ते हैं, तो एक जो गैस निकल रहा है क्या विश्व उष्मायन का कारण होगा, ये भी नहीं होगा। और फिर रसोई गैस, ऐसा भी कोई नहीं है, ये भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर होगा वाहनों से निकलने वाली गैस। वाहनों से कौन सी गैस निकलती है, वाहनों से निकलती है CO2, NO2, ये सब गैसें जो निकलती है वाहनों से निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। तो इसका जो सही उत्तर है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न से कौन सी एक कारक है, वह उत्तर है आपका वाहनों से निकलने वाली गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है।
तो धातु में प्रस्तर कहा जाता है अयस्क को, क्योंकि अयस्क से ही धातु में प्रस्तर का निर्माण होता है। यानी कि धातु में प्रस्तर क्या है? धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जहां पे जरूरत पड़ेगी आपको समझाना है तो हम कोशिश करेंगे समझाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप कंप्लीट भी कराना है। लेकिन आपको बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हमको जरूरत लगेगा तो आपको देते रहेंगे, तो उससे आप निश्चिंत रहिएगा, आगे देखते रहिए। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करेंगे? आपको पता है, अभी मैंने बताया है कि CO2 को पेड़ पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो क्या होंगे? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर है आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, तो आपका सही उत्तर है बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। वे क्या अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूकंप मापा जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सब कुछ देखते होंगे, भूकंप लगातार आते रहते हैं, तो भूकंप में एक तो हमेशा निकलता रहता है। भूकंप किससे मापा जाता है? उसका जो मेजरमेंट होता है वो है रिएक्टर स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महासागरों में जल के स्तर में वृद्धि का कारण है। महासागर जो हमारा 3/4 पार्ट पे है, इसमें जो जल यानी जल में जो वृद्धि हो रहा है उसका कारण क्या है? उसके मेन कारण आपका है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका मेन कारण है जो ध्रुवीय प्रदेश है, मतलब हमारा जो ये पृथ्वी है, ये ध्रुवों पे जो बर्फ है इनमें मेल्टिंग हो रहा है, और मेल्टिंग होने से क्या हो रहा है? जो जल का स्तर है हमारा बढ़ रहा है। तो मेन कारण है महासागरों में जल में वृद्धि का मुख्य कारण है मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, ध्रुवीय प्रदेशों में जल का पिघलना। तो आपका सही जो उत्तर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ये 21% होता है, और जो भी होते हैं उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क होगा, और कमेंट बॉक्स में इसे जरूर लिखिएगा। आप अगर देख रहे हैं तो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस कितने % पाई जाती है उसको लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके किसी अन्य जो आपका एग्जाम प्रस्तावित है उसमें पूछा जाए या पूछा जा सकता है। तो जरूर आप लिखिएगा वायुमंडल यानी हवा में और कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और कितने % उनकी मात्रा उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परम तापक्रम पैमाना क्या है? परम तापक्रम पैमाना मतलब तापमान का वह सबसे निचला स्तर पैमाना। आप देखेंगे सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो जाता है, फ़ारेनहाइट 22 फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, लेकिन केल्विन देखेंगे, जो केल्विन होता है वह -273 डिग्री सेल्सियस शुरू होता है। यानी परम शून्य मतलब सबसे निचला तापमान -273 डिग्री सेल्सियस एक केल्विन का होता है। तो इसमें परम तापक्रम पैमाना कौन सा होगा? सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि सबसे नीचे इसमें देखेंगे 0 है, 32 फ़ारेनहाइट है, 32 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है, और आपका केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है। तो सबसे नीचे कौन सा है? तो परम तापक्रम पैमाना आपका केल्विन होगा। तो इसमें सबसे केल्विन कहीं दिया है, हाँ केल्विन, तो केल्विन आपका सही उत्तर होगा। परम तापक्रम पैमाना क्या है? परम तापक्रम पैमाना आपका केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। आप देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश संश्लेषण पौधों से, तो थोड़ा सा आप देखते रहिएगा। पेड़ पौधे, वायुमंडल में गैस, और पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं, आप तो सिंपल है, कौन सा गैस निकालते हैं मतलब छोड़ते हैं। तो इन सबसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हो, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, तो आप देखते रहिए। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है ऑल प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में होंगे। जो सूखे प्लांट्स हैं क्या उसमें भी होंगे? सूखे प्लांट्स क्या प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो ऑल प्लांट्स नहीं होगा। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, सभी जंतुओं और पौधों में, अरे पौधे तो करते हैं, जंतु कहाँ करेंगे? जंतु नहीं होगा, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया आपका। ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, हाँ सभी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हरे पौधे वो प्रकाश संश्लेषण को करते हैं। तो आपका सही उत्तर आपका सी होगा, वायरस ये भी नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स यानी सभी हरे पौधे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, इसका सही उत्तर है डेसिबल। डेसिबल में मापा जाता है, तो आपका सही उत्तर आपका डेसिबल होता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है?
क्या पर्यावरण के हानिकारक हो सकता है? कागज नहीं, कपड़ा नहीं, धातु नहीं, हाँ प्लास्टिक हानिकारक हो सकता है। तो आपका सही जो उत्तर होगा डी, इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? वो है प्लास्टिक। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है, प्लास्टिक क्या गया था? बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस। अभी आपने पढ़ा वाहनों से निकलने वाला गैस कौन सा था? वाहनों से निकलने वाला हानिकारक गैस क्या था? उसका नाम था SO2। SO2 क्या है? SO2 आपका वाहनों से निकलने वाला गैस है, या वातावरण में हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। सल्फर भी इसमें मिश्रित है, एस है सल्फर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? SO2, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है। अभी मैं बताया भी हूँ पीछे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपका सही उत्तर है वृक्षों द्वारा, क्योंकि वृक्ष जब लगाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण होता है, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है? आपका प्रदूषण कम होता है। तो वायु प्रदूषण CO2 के कारण होता है। तो CO2 जब कम होगा तो वायु प्रदूषण कम होगा। तो वृक्ष के द्वारा आपके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था कि 5 जून 1972 को UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुआ था, और इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपका सही उत्तर है 5 जून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 148 पे। अब आ गए 149 क्वेश्चन पे। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? मतलब जब सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी में प्रकाश आता है, सूर्य और इससे कुछ हानिकारक गैसें भी आती हैं। तो पृथ्वी का कौन सा स्तर है जो इन हानिकारक जो किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? वो है आपका समताप मंडल में पाए जाने वाला एक ओजोन स्तर। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि ओजोन जो स्तर है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपका समताप मंडल में पाया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा पृथ्वी पे जो मंडल है कितने मंडल पाए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर लिख के बताइएगा, तो मैं देखूंगा कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा या फना सूचित करते हैं। किसी जगह के फ्लोरा या फना सूचित करते हैं। देखो फ्लोरा मतलब होता है और फना, फ्लोरा होता है पेड़ पौधे को बोलते हैं, और फना बोलते हैं जीव जंतुओं को। किसको बोलते हैं? जीव जंतुओं को। तो सिंपल, जब आप शब्द की मीनिंग जानते हैं, उस शब्द का अर्थ जानते हैं, तो आप क्वेश्चन जो आंसर होगा उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। किसी जगह के फ्लोरा या फना सूचित करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल को, यानी कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। ये आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर आपका ए है, पेड़ पौधे और जंतुओं को। मछलियां पेड़ पौधे नहीं होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे तो होंगे फना, मछलियां भी जंतुओं में आ जाएगा, ये नहीं होगा। जंतुओं में मछलियों में भी नहीं होगा, पक्षियों में पेड़ पौधे में भी नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर जो बताया गया ए, प्लांट्स एंड एनिमल।